हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 12th के बच्चों के लिए पैसिव वॉइस के वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने चल रहे हैं जो 2025 से यानी पिछले साल से और उसके पहले 2012 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन आपको देंगे। और उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम में फिर से आ जाते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं। ये आप देख सकते हैं PYQ फ्रॉम कहां से 2025 टू 2012। ओके, तो यहां से यहां तक आपको पूरा PYQ मिलेगा पैसिव वॉइस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां ये स्टार्ट होता है ये 2025, ये आपका 2025 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट क्या मेक्स बनाता है यू मीन्स तुम्हें, हैप्पी मीन्स खुश, यानी तुम्हें कौन खुश बनाता है माय डियर मेरे प्यारे। तो ये तो वोकैटिव केस है, जहां है वो वैसे ही रहेगा। आपको यहां देखना है व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें खुश कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो व्हाट है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद ये मेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? आपको दिख गया क्वेश्चन वर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आप इसकी पैसिव बनाएंगे। ठीक है ना? पैसिव बनाइए तो पहले आप देखिए इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी ये इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? इंटरोगेटिव होते हुए भी हम कभी कभार इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव के स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। और वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसलिए देखिए सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के यहां नहीं जाएगा, यही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको क्वेश्चन वर्ड का काम भी करना है। तो ये यही रहेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। यही रहकर ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना? यही रहकर ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके पहले बाई भी लगाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, लेकिन इसको यहां से वहां नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। तो व्हाट का ऑब्जेक्ट होता है व्हाट ही होगा, लेकिन इसके पहले हम एक प्रीपोजिशन लगा देंगे। क्या? बाय। तो ये हो गया बाय व्हाट। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड तो लग गया हमारा। तो याद रखिए क्वेश्चन वर्ड जो है, इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना होता है? क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है? मेन वर्ब। ठीक है ना? इसी को फॉलो करें, आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, अब तो ये क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। यानी अब जो है हम इंटरोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला यही है ना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट। तो अब पहले क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग लगती है? डू या डज। लेकिन डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता। डू डज की जगह क्या लगता है? इज, एम, आर। तो आप क्या लगा रहे हैं? बाई व्हाट के बाद इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट यू बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट बनेगा। यू के साथ आप आर लगाते हैं तो क्या हो गया? बाय व्हाट आर, सब्जेक्ट लाइए यू। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब लगाइए। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। बाय व्हाट आर यू मेड क्या? हैप्पी। बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, कॉमा करके ये जो वोकेटिव केस है माय डियर, इसको लिख दीजिए माय डियर और क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिए आंसर में। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। कह रहा है डोंट टेल, मत बताओ, हिम उसे, उसे मत बताओ, द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने फैमिली का सीक्रेट उसे मत बताओ, अपने परिवार का सीक्रेट उसको मत बताओ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि डोंट के बाद टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली भी ऑब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट का यूज ही नहीं हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है।
सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल लगाइए, ठीक है ना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि अपनी फैमिली का सीक्रेट जो है उसे मत बताओ, तो ये सलाह हो सकती है, और सलाह हो सकती है तो आप सीधा सा यू आर एडवाइज्ड लगा के आंसर बना दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, यू आर, क्या लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जब डोंट या डू नॉट होता है तो डू को हटा देते हैं और नॉट को रख लेते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड, फिर लिख दीजिए नॉट। अब जो है, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले हम क्या लगाते थे, टू। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल, नॉट टू टेल हिम, नॉट टू टेल हिम द क्या, सीक्रेट, नॉट टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर फैमिली। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो डोंट, अगर है ना, अगर आप चाहें डोंट है तो डोंट होने की वजह से आपने डू को हटाया लेकिन नॉट लिखा, कभी कभार आप नॉट भूल सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आप एक ऐसा रूल लगा दीजिए कि नॉट भी ना लगाना पड़े। तो आप लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन, क्या लिख सकते हैं आप, यू आर फॉरबिडन। जब डोंट रहेगा तभी यूज कर सकते हैं आप इसको, तो यू आर फॉरबिडन, अब नॉट भी लगाने की जरूरत नहीं है, यू आर फॉरबिडन टू लगा दीजिए, सीधा टू लगा के पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, यू आर फॉरबिडन टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, पूरा लिख दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, अगर आप लेट का यूज करना चाहते हैं, लेट से भी आंसर ला सकते हैं। लेट लगाइए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, लेट हिम, फिर नॉट का यूज करिए, फिर बी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म, लेट हिम नॉट बी टोल्ड, बाकी जो बचा लिख दीजिए, लेट हिम नॉट बी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। एक लेट लगा के भी आप आंसर ला सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर और इसका आंसर लाने का, यानी पैसिव कैसे बनाएं, मैंने बता ही दिया है, आप उसको भी देखिए तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग ऑफ है, किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग ऑफ है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हिज क्या है, हिज वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट। आप जब पैसिव बनाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए। अगर एक्टिव में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको शुरू में ही बताया, एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि अगर एक्टिव वॉइस में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम हमने रख दिया भैंस, क्या रख दिया, भैंस। और अगर एक्टिव में आए भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजाना है, भैंस के आगे बीन बजाते हैं, दुनिया कहती है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, ठीक है, आप भी बजा लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिज वर्क को यहां लाइए, क्या आया, हिज वर्क, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लगा लीजिए, हैज। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, भैंस। अगर एक्टिव में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब उसको हम भैंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस भैंस के आगे हम बीन बजाते हैं, ये बीन बजाए, और ये डन, यानी यही तो भैंस है, डन ही तो भैंस है, इसको लिख दिया। बाय, ही का ऑब्जेक्ट रख दीजिए, हिम, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यू ऑब्जेक्ट। और डिड का यूज हुआ है, डिड किस टेंस में लगता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, चाहे जो कहे। और लेकिन डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, डिड की जगह क्या लगता है, वाज या वर। डिड की जगह क्या लगाएंगे आप, वाज या फिर वर। तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट की जगह। पैसिव में आपकी कौन सी फॉर्म लगानी है, इसकी थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, ठीक है ना। लेकिन डिड का यूज पैसिव में नहीं होगा, डिड की जगह पे वाज या वर। तो यहाँ पे कौन आएगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा, वाज की वर, बताइए, वर, ठीक है ना, क्या लगेगा, वर। अब यहाँ कौन आया, यू, फिर उसके बाद नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म बोलिए, बोलिए टोल्ड, और ही का ऑब्जेक्ट बना लीजिए बाय लगा के, बाय हिम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या है, सब्जेक्ट है ही, लव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग लगती है, डू या डस, ठीक है ना। डू डस का यूज पैसिव में नहीं होता, डू डस की जगह इज, एम, आर का यूज होता है। तो मी को सब्जेक्ट बना लीजिएगा, मी का सब्जेक्ट आई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो एक प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय लगाएंगे, तो बाय हिम हो जाएगा। पैसिव में लव की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले एक चीज जरूरी है, क्या जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब।
तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगता है। डू डज लगा दे पैसिव में? कभी नहीं। डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता। डू डज की जगह क्या लगता है? इज, एम, आर। तो चलिए आंसर बनाते हैं। मी को सब्जेक्ट बना लीजिए। मी का सब्जेक्ट आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगता है। डू डज लगाऊं पैसिव में? कभी नहीं। डू डज की जगह क्या लगेगा? इज, एम, आर। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए। लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। आई एम लव्ड। ही का ऑब्जेक्ट बनाइए हिम, लेकिन उसके पहले एक प्रीपोजिशन लगाइए, बाय हिम। आई एम लव्ड बाय हिम। ये आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं अब ये नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है। तो यहां पे आपका ये जो है 2024 का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों आया? क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आया। नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अलेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो बस एक ही काम होता है, प्लेस किसका चेंज होता है? ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट जगह पे और सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, बस इतना ही होना है। वो आपकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे पैसिव में? थर्ड फॉर्म। यहाँ राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। डिड का यूज पैसिव में होता ही नहीं है। डिड की जगह क्या लगता है? वाज या वर। ठीक है ना। तो यहाँ कौन आ रहा है? अलेटर। अलेटर के साथ क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि अलेटर सिंगुलर है। तो यहाँ क्या लग गया? वाज। और यहाँ कौन आया? अलेटर। बोलिए क्या आया? अलेटर। फिर उसके बाद क्या आया? नॉट। राइट की थर्ड फॉर्म बोलिए, रिटर्न। फिर बाय लगा दीजिए। ठीक है ना। बाय। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो बाय यू। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है तो आंसर में भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव ही आंसर मिला है। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। राइटिंग V1 में, वर्ब में आईएनजी लगा है। वर्ब में आईएनजी लगा तो कौन सा टेंस हुआ? कंटीन्यूअस। और अगर इज एमआर है तो कौन सा कंटीन्यूअस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है ना। अलेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। टू हर फादर भी ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, आपको पता है ये V1 प्लस आईएनजी टूट जाता है। किस में टूट जाता है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अलेटर को यहां लाते हैं। यहां कौन आ गया? अलेटर। कौन आ गया? अलेटर। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, इज। इसको तोड़ दीजिए, राइटिंग। ये आईएनजी क्या बन जाती है? बीइंग। ये आईएनजी क्या बन जाती है? बीइंग। और राइट की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। तो अ लेटर इज बीइंग रिटर्न। आगे क्या बच रहा है? टू हर फादर। टू हर फादर। और लास्ट में लिख दीजिए बाय। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? योर फेलोर। ये सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। शॉक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आपको पता ही है, हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। और हर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। और पैसिव में अगर एक्टिव वॉइस में आपने पढ़ा है, ठीक है ना, कि अगर एक्टिव वॉइस में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या रखे हैं? भैंस। आपको पता है, हम अगर एक्टिव वॉइस में आए थर्ड फॉर्म तो हम उसको क्या कहते हैं? भैंस कहते हैं। और अगर एक्टिव में आए भैंस तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजाते हैं? बोलिए, बीन बजाते हैं। तो आप बस इसके पहले बीन लगाना है। हर को यहां लाइए। हर का सब्जेक्ट शी होता है। शी के बाद क्या रखेंगे? हैज। फिर ये भैंस है, भैंस के आगे क्या बजाना है? बीन। तो शी हैज बीन शॉक्ड। शी हैज बीन शॉक्ड। शॉक्ड के बाद बाई लगेगा नहीं, एट लगेगा। तो शी हैज बीन शॉक्ड एट योर फेल्योर। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। समन। समन मीन्स बुलाओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और द फायर ब्रिगेड ये ऑब्जेक्ट है। समन द फायर ब्रिगेड। तो सब आपको पता ही है कि कोई कौन सा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स भी आते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप होता है।
क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। पिछले वीडियो मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब इसको हम पैसिव बनाएंगे, तो आपको मैंने इसके लिए तीन तीन रूल भी समझाया है, लेकिन दो रूल मैंने बताया, उसको ज्यादा अच्छा समझिए। लेट और दूसरा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड। ये अगर कह रहे समन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, तो सलाह भी हो सकती है या आस्क्ड ही लिख सकते हैं। तो आप आंसर ला सकते हैं क्या, यू आर आस्क्ड, क्या लिख सकते हैं, यू आर आस्क्ड, फिर टू लगा दीजिए, टू लगा के पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यू आर आस्क्ड टू समन, यू आर आस्क्ड टू समन द फायर ब्रिगेड, यू आर आस्क्ड टू समन द फायर ब्रिगेड, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप लेट लगा के करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। एक और आंसर लेट लगा के कर लीजिए, लेट ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए द फायर ब्रिगेड, लेट द फायर ब्रिगेड, फिर इसके बाद बी लगा के वो की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, समन की थर्ड फॉर्म समंड, ठीक है ना, SUMMONED, समंड हो गया। लेट द फायर ब्रिगेड बी समंड, तो इसका भी आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब ये है आपका 2023, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी सब्जेक्ट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, तो सी सब्जेक्ट है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस में लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में लगता है। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द पुअर मैन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, आपको पता है पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। पैसिव वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लगाना है। और डिड का यूज पैसिव में लगता ही नहीं है, तो डिड की जगह क्या लगेगा, वाज या वर, ठीक है ना। तो यहाँ द पुअर मैन को यहाँ लाइए, ठीक है ना। क्या आया यहाँ पे, द पुअर मैन, द पुअर मैन। अब डिड की जगह क्या हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, वाज, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है ना, हेल्प्ड। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर, तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है, एट वंस तुरंत, ये टाइम की बात कर रहा है। तो कंप्लीट दिस वर्क, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, फुल स्टॉप है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है ना। इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव का यूज कर लीजिए। आप लेट लगा के भी आंसर लगा सकते हैं। लेट लगाने पे क्या करना है, सबसे पहले लेट लिखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाइए, क्या है ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, लेट दिस वर्क, बी लगा के वर्क की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, बी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीटेड, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें एक और आंसर ला सकते हैं, कह रहा है ये काम तुरंत कंप्लीट करो, तो जैसे कोई ऑर्डर कर रहा है तो आप लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, टू लगा के, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, ये आपका आंसर आ गया। एक और, लेकिन एग्जाम में एक ही लिखना होता है, दो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज डेथ शॉक्ड मी, तो हिज डेथ सब्जेक्ट है, शॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। याद रखिए शॉक्ड थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड है, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होता तो ये थर्ड फॉर्म होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, डिड, डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह वाज या फिर वर लगता है। तो चलिए आंसर बना लीजिए, मी को सब्जेक्ट बनाइए, मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ अब हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है सिंपल पास्ट में, लेकिन सिंपल पास्ट में डिड लगता है, लेकिन पैसिव में डिड का यूज नहीं होता। डिड की जगह क्या लगता है, वाज या वर, तो आई के साथ क्या लगाएं, वाज, आई वाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म शॉक्ड, आई वाज
शॉक्ड, शॉक्ड के बाद एट लगेगा, आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु, कौन, कैन सकता है, डू कर सकता है, इट इसे, इसे कौन कर सकता है। अब यहां देखिए हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड, कैन हेल्पिंग वर्ब, डू यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। यहां तो नहीं है, यहां हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट है ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नहीं है तो समझ लीजिए जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट है। तो हु जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो बनेगा हु, लेकिन ये यहां से यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। अगर ये यहां से वहां जाएगा तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड का काम कौन करेगा? इसको क्वेश्चन वर्ड का काम करना है, इसलिए यही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा, इसके पहले हम बाई भी लगाएंगे, लेकिन ये यहां से वहां नहीं जाएगा। तो चलिए हु का ऑब्जेक्ट बताइए, होम। जब होम बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगाया, बाई। अब ये जो बाई होम है बच्चों, ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी तक सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट बन गया। अब तो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं रहा, अब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं रहा, तो अब इंटरोगेटिव का प्योर फॉर्मूला लगा देंगे। प्योर फॉर्मूला मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट लगाना है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, मेन वर्ब। अब ऐसे ही आंसर आएगा। चलिए हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब कैन है, लगा दिया कैन। फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट कौन बनेगा, अरे भाई जो ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट बनेगा ना। तो इट ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बन गया। इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट ही होता है। अब मेन वर्ब की पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी, तो बोलिए डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू मेन वर्ब है ना, इसकी यहाँ थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, डन। और इसका आंसर आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यू सब्जेक्ट है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे टाइम है। तो ये डिड किस टेंस में लगता है, आपको पता है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में डिड का यूज होता है, लेकिन डिड का यूज पैसिव में नहीं होगा। पैसिव में डिड की जगह पे वाज या वर। और आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर रख देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पर रख देना है, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बस हो गया आंसर आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां जब हिम आएगा तो हिम बनेगा ही के साथ वाज लगेगी कि वर, क्या लगेगा, वाज। तो आंसर आ जाएगा, डिड की जगह पर लगा वाज, यू की जगह कौन आया, हिम का सब्जेक्ट ही, इसकी थर्ड फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म सीन। तो क्या हो गया, वाज ही सीन। और यू को इधर लाइए, बाय यू, और लास्ट में लिख दिया हमने यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे टाइम बता रहा है। जो वर्ड टाइम बताता है उसको सेंटेंस में या तो सबसे पहले लिखना है या तो सबसे लास्ट में। ठीक है ना, इसका आंसर आया। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने 2023 देखा, अब नेक्स्ट आपका है 2022। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ, ये स्विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ऑफ लगाए, फ्रेजल वर्ब में आता है ये। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द फैन ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, आपको पता है, सीधा सा दिख रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लगा लीजिए इंपेरेटिव का रूल, लेट वाला ही लग लीजिए, लेट से लगा लीजिए, लेट लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, लेट द फैन, लेट द फैन, फिर बी लगा के थर्ड फॉर्म कर दीजिए, लेट द फैन बी, स्विच की थर्ड फॉर्म स्विच्ड हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो दूसरे रूल से भी बना सकते हैं, जैसे कोई कह रहा है फैन को स्विच ऑफ कर दो, ऑर्डर हो सकता है, तो ऑर्डर हो सकता है तो लिख दीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। हो सकता है ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट। यू क्या है, सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव में कौन सी लगेगी, पैसिव में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब इसे ही मॉडल ऑक्सिलरी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो मॉडल ऑक्सिलरी को क्या लग जाएगी, घिन। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताई हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी खाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
यानी फर्स्ट फॉर्म का नाम वेज रखा है, तो ये वेज खाता है। पैसिव में वाले जो है V3 खाते हैं, V3 का नाम क्या है, नॉन वेज। तो जब इसके सामने नॉन वेज आएगा तो इसको घिन लग जाएगी, तो बीच में कौन आता है, जब किसी को लगती है घिन तो बीच में कौन आता है, पांडु। पांडु किसको बोला था, बी को, ठीक है ना। आप हमारी पूरी क्लास जो है स्टार्टिंग से देखेंगे ग्रामर की, तो आपको एक ट्रिकी मेथड आएगा और उसके थ्रू पढ़ेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना पड़ेगा किसी चीज का, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। यहाँ सब्जेक्ट क्या आया, इट। इट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया, कैन। कैन के बाद अब देखिए, कैन के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव में लगेगी थर्ड फॉर्म। सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। तो जब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है उसके बाद अगर आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसको, यानी थर्ड फॉर्म का नाम हमने नॉन वेज रखा है और फर्स्ट फॉर्म का नाम वेज। ये वेज खा रहा था, जब सामने नॉन वेज आया तो इसको लग गई घिन, तो बीच में कौन आएगा, बी आएगा। और बाई लगा के यू को लिख दीजिए, बाय यू। इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। कहां लगता है, फ्यूचर में। आपको पता है ना, विल शैल फ्यूचर में लगता है। मैंने कहा था विशाल बाबा फ्यूचर देखते हैं, विशाल बाबा क्या देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। तो विल शैल फ्यूचर में लगता है। क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑल द शॉप्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। पैसिव में की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। और आपको पता है विशाल बाबा यानी विल शैल को हम विशाल बाबा बोलते हैं। विशाल बाबा V1 खाते हैं, मींस वेज खाते हैं। जब पैसिव में जाएगा तो पैसिव वाले इसको नॉन वेज देंगे, और जब नॉन वेज दे देगा विशाल बाबा को घिन लग जाएगी। जब किसी को लगेगी घिन तो बीच में कौन आएगा, पांडु। पांडु किसको बोला गया है, बी को, बस हो गया। चलिए आंसर बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ऑल द शॉप्स, क्या, ऑल द शॉप्स। हेल्पिंग को लगाइए फ्यूचर वाली, क्या, विल। विल के सामने V1 है यानी वेज है, लेकिन पैसिव में वेज नहीं मिलेगा, पैसिव में चलेगा नॉन वेज, यानी क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। और जब इसके सामने V3 आ गई तो अब इसको लग गई घिन, तो बीच में कौन आएगा, बी। ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय, दे का ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, देम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2020 का होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2021 में एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो ये 20 होगा। चलिए देखते हैं। इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस। तो ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अच्छे से समझिएगा। इट क्या है, सब्जेक्ट। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बोलिए क्यों, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, टाइम मेन वर्ब हो ही नहीं सकता। तो इज जो है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यही मेन वर्ब है। इज के बाद अगर मेन वर्ब नहीं है तो इज हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो इज ही मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब होता है तो हम इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर जब लिंकिंग वर्ब होता है तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये इन्फिनिटिव है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। और कैरियर कॉन्शियस इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अपने कैरियर को कॉन्शियस करने का टाइम आ गया है। इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस। अपने कैरियर को कॉन्शियस करने का टाइम हो गया है, यानी कैरियर को सचेत करने का समय आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप आंसर बनाएंगे, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कैसे होगा, जो सबसे अलग है, ये जितने पैसिव आपने पढ़ा अभी तक उनसे अलग है ये। क्योंकि यहाँ पे जब इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग ऑफ होता है तो लिंकिंग ऑफ के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप कभी सब्जेक्ट बना नहीं सकते पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो इसलिए जहां इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग ऑफ होता है उसकी पैसिव बनती ही नहीं है। तो इट इज टाइम की पैसिव बन ही नहीं सकती। अब पैसिव बनेगा इस इन्फिनिटिव का, जो टू रिमेन है इसकी पैसिव बनाएंगे तो टू के बाद V3 लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है उसके सामने जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उसको घिन आती है, तो बीच में कौन आता है, बी। तो जो टू रिमेन है ये टू बी रिमेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू बी रिमेंड। और ये जो कैरियर कॉन्शियस है, ये जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, इसको आपको इन्फिनिटिव से पहले रखना पड़ेगा फॉर लगा के, तो आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, पहले आप इसको लिख दीजिए, इट इज टाइम। क्या लिख देंगे, इट इज टाइम।
अब क्या करना है, इस पैसिव की इन्फिनिटिव बनानी है। ये जो इन्फिनिटिव है इसकी पैसिव इन्फिनिटिव बनानी है। तो उसके पहले आपको ये जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है इसको पहले करना होगा इस इन्फिनिटिव से फॉर लगा के। तो इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस, इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस। इतना हो गया। अब टू रिमेन को लाइए इधर, तो क्या हो जाएगा, टू के बाद बी लगा के रिमेन की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, रिमेन्ड, टू बी रिमेन्ड। ठीक है ना, हो गया। इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस टू बी रिमेन्ड, ये आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी उसी तरह से है, तो देख लेते हैं। इसको भी समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं इसको। इट क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये तभी होगा जब आगे मेन वर्ब होगा। क्या इस के आगे मेन वर्ब है? नहीं, मेन वर्ब नहीं है, तो इज ही मेन वर्ब हो गया। और जब इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब होता है तो उसको क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही नहीं कहते, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये टू क्लोज क्या है, टू क्लोज इन्फिनिटिव है। टू के साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं बच्चों, इन्फिनिटिव। ठीक है ना। और ये इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट है द शॉप। ठीक है ना, है। अब जब पैसिव बनाएंगे तो याद रखिए जहां इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग अब होता है वहां पैसिव बनती ही नहीं है। तो इट इज टाइम तक की तो पैसिव बन ही नहीं सकती है। पैसिव बनेगी इस इन्फिनिटिव की। इस इन्फिनिटिव की जब पैसिव बनाएंगे तो टू के साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और जब टू के सामने थर्ड फॉर्म आएगी तो आपको पता है टू हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है उसके बाद अगर आप थर्ड फॉर्म देंगे तो उसको घिन आ जाती है। और जब किसी को घिन आती है तो बीच में कौन आता है, पांडु। पांडु हम किसको बोलते हैं, बी को। ठीक है ना। तो टू क्लोज जो है ये हो जाएगा टू बी क्लोज्ड। लेकिन जब ये इन्फिनिटिव को आप पैसिव इन्फिनिटिव बनाएंगे तो उसके पहले आपको इस ऑब्जेक्ट को रखना ही पड़ेगा, और इस ऑब्जेक्ट को पहले करके फॉर लगा के रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से पहले आप इट इज टाइम को लिखना पड़ेगा, इट इज टाइम, फिर उसको लाइए इधर फॉर लगा के, फॉर द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप। अब इसको लिख दीजिए पैसिव बना के, टू बी लगाइए और वो आपकी थर्ड फॉर्म टू बी क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इसका भी आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योर बिहेवियर, ये सब्जेक्ट हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस में लगता है, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। ठीक है ना। ग्रेटली क्या है, ग्रेटली एक एडवर्ब है, ग्रेटली क्या है, एडवर्ब है। एस्टोनिश्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है ना। और एक्टिव में अगर आए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, आपको पता है, भैंस। अगर एक्टिव में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने एक्टिव एक्टिव वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम रख दिया भैंस। और अगर एक्टिव में आए भैंस तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजाना है, बीन बजाना है। क्या बजाना है, बीन। ठीक है ना। तो चलिए आंसर बन जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या, मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, हैज लगेगा ही नहीं, आई के साथ, आई के साथ तो लगेगा हैव। ठीक है ना, आई हैव। अब उसके बाद देखिए ग्रेटली एडवर्ब है और ये मेन वर्ब के साथ रहेगा, लेकिन बात ये कि भैंस के आगे हमें बीन बजाना है, तो बीन लिख दीजिए, आई हैव बीन ग्रेटली, ये एडवर्ब है ना, मेन वर्ब से पहले रहेगा। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड के बाद आप बाई लगाते नहीं है, एट लगाते हैं। तो आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट, सब्जेक्ट को लाइए, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ही सब्जेक्ट है, वुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, हैव, ही वुड हैव रिटन, ही वुड हैव रिटन वो लिख लिया होगा अ लेटर, एक पत्र, टू हिज फादर, किसको, अपने फादर को, अपने पिता को। तो ये अ लेटर ऑब्जेक्ट है और टू हिज फादर भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। बस इतना है कि अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिज फादर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आने की वजह से ये इसके पहले टू लग गया है। अगर ये हिज फादर पहले लिखा होता, अ लेटर बाद में लिखा होता तो ये टू लगा ही ना होता। तब क्या होता है, ही वुड हैव रिटन, ही वुड हैव रिटन हिज फादर अ लेटर, तब तो टू ना लगता। कोई बात नहीं, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देते हैं। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। आप हमेशा कोशिश करिएगा पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा। इसको भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप
गलतियों से बचिए, एग्जाम देना है आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, और हाँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर एक्टिव में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, भैंस। अगर एक्टिव में आए भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे आप क्या बजाएंगे, बीन बजाएंगे, बजा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अ लेटर को यहाँ लाते हैं। यहाँ कौन आया, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, वुड, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, हैव। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका हम भैंस कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजा लेते हैं। A letter would have been written. A letter would have been written to his father. To his father. अब जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। तो इसका भी आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये भी 2020 के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट है, सैंग, आपको पता है सिंग, सैंग, संग, तो सैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और द नेशनल एंथम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। वेरी चेयरफुली मीन्स बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता पूर्वक, तो ठीक है ना। तो ये एडवर्ब है, वेरी चेयरफुली। तो बच्चों ने गाया नेशनल एंथम वेरी चेयरफुली। तो आप आंसर लाइए, आंसर लाने से पहले आप इसका टेंस पहचानिए। तो सब्जेक्ट साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट। कौन सा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में क्या हेल्प, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, चाहे जो बोलिए। तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग लगती है, डिड। डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह वाज वर। तो ठीक है ना, आंसर बनाइए इसका, ठीक है ना। वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग लगानी है, सैंग की थर्ड फॉर्म संग, सिंग, सैंग, संग। तो द नेशनल एंथम को सब्जेक्ट बनाइए। तो सब्जेक्ट कौन बना, द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, वाज, इसकी थर्ड फॉर्म संग। द नेशनल एंथम वाज संग, कैसे गाया गया, वेरी चेयरफुली, बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंद पूर्वक जो है नेशनल एंथम गाया गया, किसके द्वारा, बाय द बोलिए चिल्ड्रेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वन सब्जेक्ट है, कैन नॉट, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी, कैन नॉट। गैदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ग्रेप्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। फ्रॉम थिसल्स, कांटों से, कोई ग्रेप्स इकट्ठा नहीं कर सकता। तो चलिए अब आंसर ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट वन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको हम पैसिव में यूज ही नहीं करते। पैसिव में इसका यूज नहीं होगा, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ग्रेप्स को यहां लाते हैं, यहां आ गया ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, कैन नॉट। अब यहाँ ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव में हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। और जो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेती है, उसके बाद जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी थर्ड फॉर्म को हम नॉन वेज बोलते हैं, तो जो वेज खाए यानी V1 खाए, वेज खाए, उसके सामने V3 यानी नॉन वेज रखेंगे तो उसको घिन आएगी। और जब किसी को आती है घिन, तो बीच में कौन आता है, पांडु। पांडु किसको बोलते हैं, बी को। तो ग्रेप्स कैन नॉट, बीच में बी आ गया, और गैदर्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गैदर्ड। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स, ठीक है ना। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स, हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपका 2019, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे सब्जेक्ट है, क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शॉप ऑब्जेक्ट है, एट 8 PM ये आपका टाइम बता रहा है, ठीक है ना। आप पैसिव बनाने से पहले टेंस पहचानिए। सब्जेक्ट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग लगती है, डू या डज। डू डज का यूज पैसिव में नहीं करते, पैसिव में डू डज की जगह पे इज, एम, आर का यूज करते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, शॉप, क्या है, शॉप, द होना चाहिए था, द शॉप, ठीक है ना, द शॉप। अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए, डू डज तो लगाएंगे नहीं, डू डज की जगह पे इज, एम, आर, तो क्या हो जाएगा, द शॉप इज, द शॉप इज क्लोज्ड, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, द शॉप इज क्लोज्ड, ठीक ना।
द शॉप इज क्लोज्ड एट 8 PM। यहाँ पे आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बाई देम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कोई है नहीं, मतलब पता नहीं कौन है, ठीक है ना, और कई लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको बाई प्लस देम लिखें, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टीच यू इंग्लिश। तो हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू क्या है ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश भी क्या है ऑब्जेक्ट। यू कैसा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, और इंग्लिश डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ठीक है, टेंस पहचान लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हाँ, यहाँ पे देखिए टेंस पहचानने से पहले सेंटेंस में थोड़ा सा जोर डालते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, लेकिन फिर भी देखिए इंटरोगेटिव का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरोगेटिव का रूल जो मेन होता है वो ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, इसलिए ऐसा हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग लगती है, डू या डज। डू डज का यूज पैसिव में हम नहीं करते, पैसिव में डू डज की जगह पे क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाना रहेगा। आप कोशिश करिए, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यू को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे और हु को ऑब्जेक्ट, हु ऑब्जेक्ट तो बनेगा लेकिन ये यहां से वहां नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले एक प्रीपोजिशन बाई लगा दिया। अब ये बाई हुम जो है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट है। अब तो सब्जेक्ट नहीं रहा ना, अब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं रहा, अब ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अब इंटरोगेटिव का रूल लगाएंगे। इंटरोगेटिव का रूल यही है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू डज लगता है, डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता, डू डज की जगह इज एम आर। तो यू जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लगाएंगे आप, आर। तो बाई हुम आर, यू को सब्जेक्ट बना लीजिए, बाई हुम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई हुम आर यू टॉट क्या, इंग्लिश, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश। इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आप चाहें इंग्लिश को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई होम इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा ना। तो बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले टू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ नया भी रूल आ गया है जिसमें आपको टू नहीं लगाना पड़ता, तो वही अब तो और आसान हो गया। तो तब क्या हो गया, बाई होम इज इंग्लिश टॉट यू, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो पुराने रूल के अकॉर्डिंग है, तो पुराना रूल यही है कि जब आप अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट होगा तभी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा, ठीक है ना। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा। ये पुराना रूल है, बहुत सारे लोग पुराना रूल ही आज भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और नए रूल के अकॉर्डिंग टू नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन दोनों रूल्स बराबर रिस्पेक्ट मिलती है, दोनों रूल्स को जो चाहे यूज करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिड हेल्पिंग वर्ब है, द हंटर सब्जेक्ट है, शूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द लॉयन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने से पहले टेंस पहचानिए। डिड किस टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह वाज या वर लग जाता है। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, शूट की थर्ड फॉर्म शॉट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कौन आएगा, द लॉयन। द लॉयन के साथ आप वाज वर्ब में से क्या लगाएंगे, वाज। तो क्या हो गया, वाज। यहाँ क्या आया, द लॉयन, वाज द लॉयन। इसकी फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लगानी है, ये फर्स्ट फॉर्म में शूट है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, शॉट। वाज द लॉयन शॉट बाय द हंटर। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, द पुलिसमैन सब्जेक्ट, कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट। टेंस पहचान लीजिए, डिड किस टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट। पैसिव में डिड का यूज होगा नहीं, डिड की जगह पे क्या लगेगा, वाज या वर, ठीक है ना। ये हो गया, आपने टेंस भी पहचाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, तो जहां डिड है वहीं वाज वर लगाइएगा। लेकिन यहाँ कौन आएगा, द थीफ, द थीफ के साथ वाज लगेगा, तो क्या आंसर आया,
वॉज, यहां कौन आया, द थीफ। अब उसके बाद यहां कैच की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, कॉट। वॉज द थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आंसर आ जाए, ठीक है। ये भी 2019 के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट ऑब्जेक्ट है, एट वंस मींस तुरंत, यानी ये टाइम दे रहा है। तो आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है, कैसा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव का रूल लगा दीजिए, लेट लगा के कर लीजिए, बहुत ही आसान है। लेट लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए इट, फिर क्या लगाएंगे, बी, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, लेट इट बी डन, और क्या बच रहा है, एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस। अगर आप चाहें दूसरा रूल लगा दीजिए, ठीक है ना, कह रहा है इसे तुरंत करो, ऑर्डर हो सकता है, तो आप लगा दीजिए यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू लगा के पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, टू लगा के, टू डू इट एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस, ये भी आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हर बिहेवियर, उसका व्यवहार, एस्टोनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और देम ऑब्जेक्ट है। अब बताइए सब्जेक्ट साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग लगती है, डिड। डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह वॉज या वर। तो आप पैसिव बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, पैसिव में आपकी थर्ड फॉर्म लगाइए, यही थर्ड फॉर्म भी है। अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होता तो ये थर्ड फॉर्म होता, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके पहले, इसलिए ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है। तो चलिए देम का सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, क्या हो गया, दे। दे के साथ वाज वर में से क्या लगाएंगे, वर, दे वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही एस्टोनिश्ड अब थर्ड फॉर्म हो गया क्योंकि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, दे वर एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड के बाद एट लगता है, एट हर बिहेवियर, दे वर एस्टोनिश्ड एट हर बिहेवियर, ये आंसर आ गया। तो अब देखते हैं ये 2018 के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या है, हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, सब्जेक्ट है, वेक्सेस मी समटाइम्स, यानी उसका व्यवहार मुझे वेक्स करता है, चिढ़ाता है, परेशान करता है मुझे, समटाइम्स कभी कभार। तो ये वेक्सेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट, समटाइम्स ये टाइम बता रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले टेंस पहचान लीजिए, सब्जेक्ट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको टेंस देखिए, आपको पैसिव वॉइस पढ़ना है ना, तो टेंस वगैरह अच्छे से तैयार होना चाहिए, और मैंने सब कुछ वीडियो बिल्कुल ट्रिकी मेथड से आपको बता दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले आप रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का जो है पढ़िए, उसके बाद टेंस पढ़िए, बिल्कुल अलग तरीके से, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप जो मैंने पढ़ाया है वो चीजें मैंने खुद उसको बना के लिखा है, उसको बना के मैंने पढ़ा है, बहुत मेहनत लगी है। और ये भी बताऊं, उस तरीके से जो है, आप, मैंने बहुत सारे टीचर्स का भी देखा, लेकिन वैसा किसी का नहीं है, उस तरह का जो रूल है ट्रिकी मेथड का नहीं मिल रहा है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर मेरी बात पे नहीं भरोसा आता तो आप खुद भी कई लोगों के वीडियोस चेक करिए, आपको समझ में आएगा, कुछ अलग है। आप उसको सही समझिए, आपकी इंग्लिश का बेस इतना अच्छा हो जाएगा कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए शुरू से पूरे वीडियोस देखिए, तभी यहाँ पे आइएगा, ठीक है ना। और ज्यादा वीडियोस भी नहीं देखने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रिलेशन वाला जो वीडियो, वो सिर्फ एक वीडियो है, टेंस का सिर्फ एक वीडियो है। उसके बाद पैसिव में आ जाइए, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते चले चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगता है, डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता, पैसिव में डू डज की जगह पे इज एम आर लगता है। तो पैसिव बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, इज एम आर में से एम। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, आई एम वेक्स्ड, आई एम वेक्स्ड, वेक्स्ड के बाद एट लगता है, आई एम वेक्स्ड एट, आई एम वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर, आई एम वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर समटाइम्स। आप चाहे समटाइम्स स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समटाइम्स इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, समन,
समन मीन्स बुलाओ द फायर ब्रिगेड, किसको बुलाना है? फायर ब्रिगेड को। समन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द फायर ब्रिगेड ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है। कैसा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव का रूल लगाइए, ठीक है ना। आप लेट लगा के भी कर सकते हैं, तो लेट लगाइए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, लेट द फायर ब्रिगेड, लेट द फायर ब्रिगेड। बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, बी समन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? समन्ड। लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, ठीक है ना। और आप वैसे भी लिख सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू समन द फायर ब्रिगेड, एक ऐसा भी आंसर आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। टेल हिम, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। टू लीव, टेल हिम, ये टू लीव इंफिनिटिव है, द रूम ऑब्जेक्ट है, एट वंस तुरंत, और टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात, सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है टेल हिम पे। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और पैसिव बस इसी इतने बन जाएगा, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर लेट का यूज लगाते हैं तो बस इतने में बना लीजिए, फिर उसके बाद जो बचेगा लिख दीजिएगा। चलिए लेट लगाते हैं, सबसे पहले लेट लिखा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए हिम, फिर बी लगा के आपकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बी लिखिए, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड। अब जितना भी है इसके बाद सब लिख डालिए एक साथ, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस, ठीक है ना। आया आंसर? बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहें तो यू आर आस्क्ड भी लिख सकते थे, यू आर आस्क्ड टू लगा के पूरा सेंटेंस शुरू में लिख जाते, यू आर आस्क्ड टू टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, ऐसा भी आंसर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। योर बिहेवियर क्या है? सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। ग्रेटली एक एडवर्ब है, एस्टोनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ एक्टिव वॉइस में आपकी थर्ड फॉर्म आई है, अगर एक्टिव वॉइस में आए थर्ड फॉर्म तो हम उसको भैंस बोलते हैं, और अगर एक्टिव में आए भैंस तो हम पैसिव में भैंस के आगे बीन बजाते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, मी का सब्जेक्ट आई, आई आ गया, उसके बाद आई के साथ हैज लगता ही नहीं है, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। अब उसके बाद ये भैंस है ना, तो भैंस के आगे बीन बजानी है, तो इसके आगे एडवर्ब है तो इसको इसके साथ रखेंगे बीन लगा के, तो आई हैव बीन, ठीक है ना। ग्रेटली, आई हैव बीन greatly astonished, I have been greatly astonished। astonished के बाद बाई लगता ही नहीं है, एट लगता है, एट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कीप रखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, योर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स को, अपने परिवेश को क्लीन, साफ रखिए, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो बनाना है आपको पैसिव वॉइस, तो कोई इंसान कहे कि अपने सराउंडिंग्स को साफ रखिए, अपने परिवेश को साफ करिए रखिए, तो ये सलाह दे रहा है, तो तुरंत लगाइए यू आर ऑर्डर, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, फिर टू लगा के यू आर एडवाइज्ड टू कीप योर सराउंडिंग्स, योर सराउंडिंग्स क्या रखना है? क्लीन, योर सराउंडिंग्स क्लीन, हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, जिसमें दो ही क्वेश्चन दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इट सब्जेक्ट है, इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन्स, ठीक है ना। तो इट सब्जेक्ट है, ऐसा दो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर से सीख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए ना। तो इट सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लेकिन इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है ना। इसके आगे तो टाइम है, टाइम कोई मेन वर्ब थोड़ी ना है, तो इज के आगे अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इज क्या है? इज ही मेन वर्ब है, और जब इज मेन वर्ब होता है तो हम इसको लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम कभी सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इट इज टाइम का पैसिव बन नहीं सकता। टू लर्न ये इन्फिनिटिव है, इसी इन्फिनिटिव को हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना, इसी इन्फिनिटिव को हम पैसिव बनाएंगे, और ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है आवर लेसन। इस इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट को जब पैसिव बनाएंगे तो इन्फिनिटिव से पहले इसको रखना है फॉर लगा के,
ठीक है, याद तो होगा ही आपको। चलिए आंसर बना लेते हैं। तो पहले इट इज टाइम लिखना है, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इसको सही से कर लीजिएगा, ये टाइम, ठीक है ना, इट इज टाइम, ठीक है ना। अब फॉर लगा के ऑब्जेक्ट को यहां इधर लाइए, इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स, फॉर आवर लेसन्स। अब ये इसको इन्फिनेटिव को पैसिव इन्फिनेटिव बनाइए, तो टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टू बी लर्न, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। ही क्या है, सब्जेक्ट, डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नया है और सभी सेंटेंसेस से ये थोड़ा सा अलग है। तो ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू सेल, बेचने का, ये इन्फिनिटिव है बच्चों, हिज हाउस इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां जो ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये ऐसी वर्ब है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ये ऐसी वर्ब है जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं है और आगे इन्फिनिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो अब देखिए, मैं इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा या फिर कभी कभार कंजंक्शन होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा या फिर कंजंक्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में इस वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आपको मान लेना है, इट। क्या मान लेना है, इट। यहां पे एक ऑब्जेक्ट मान लेना है, इट। कौन सी कंडीशन में, फिर से सुन लिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब है लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है, इन्फिनिटिव होगा या फिर कंजंक्शन। तो ऐसे कंडीशन में इस वर्ब के बाद तुरंत एक ऑब्जेक्ट मानिए, इट। क्या मानिए, इट। तो और इट मान के यही हम पैसिव इसका बना देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या हेल्पिंग लगती है, डिड। डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह वाज वर। तो चलिए इट को इधर लाइए, क्या हो गया, इट, हेल्पिंग अब लगाइए वाज, डिसाइडेड, इसकी थर्ड फॉर्म यही है, डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड, ठीक है ना, टू सेल, इट वाज डिसाइडेड टू सेल, it was decided to sell his house, his house by him लिख सकते हैं, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, him, तो by him, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका 2016 के क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिर से आ गया, इट इज टाइम, फिर से समझ लीजिए, कई बार ये आ रहा है और आपको थोड़ा टफ लगा होगा शुरू में, लेकिन अब नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैंने इसको कई बार कराया। और फिर से समझा दे रहा हूं, देखिए इट क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब है। और जब इज एम आर वाज वर मेन वर्ब होता है तब इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम पैसिव बनाते टाइम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इतनी इट इज टाइम की पैसिव बनेगी नहीं। ये जो है टू लुक इनटू, लुक के साथ ये इनटू, ये फ्रेजल वर्ब है, लुक के साथ इनटू जुड़ा रहेगा। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट भी है, द मैटर। इस जब पैसिव बनाएंगे तो यही टू लुक इनटू का पैसिव बनाएंगे, और जब इसकी पैसिव इन्फिनिटिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इससे पहले फॉर लगा के रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इट इज टाइम को पहले लिखिए, इट इज टाइम, क्या हो गया, इट इज टाइम। अब उस ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, फॉर लगा के लिखिए, इट इज टाइम फॉर द मैटर, इट इज टाइम फॉर द मैटर। फिर क्या लिखना है, टू, इसको पैसिव बनाने के लिए बी लिखिए, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाइए, टू बी लुक्ड, टू बी लुक्ड इनटू। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। लुक इनटू मींस छानबीन करना होता है, मामले की छानबीन करना। ये टाइम आ गया है मामले की छानबीन करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, अ रोलिंग स्टोन सब्जेक्ट है, गैदर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नो मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो टेंस पहचान लीजिए, सब्जेक्ट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हेल्पिंग लगती है, डू डज। डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि पैसिव में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले डू डज का यूज हम कर ही नहीं सकते। तो डू डज की जगह किसको लगाना है, इज एम आर, किसको लगाना है, इज एम आर। तो चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, नो मास, क्या आ गया, नो मास।
नो मास के साथ हेल्पिंग ऑफ लगाइए इज, इसकी थर्ड फॉर्म गैदर की गैदर्ड, नो मास इज गैदर्ड बाई, बाई लगा दीजिए, बाय अ रोलिंग स्टोन, बाय अ रोलिंग स्टोन, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग ओवर रीडिंग, वर्ब में आईएनजी लगा है, नॉवेल्स ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए वर्ब में आईएनजी लगा, कौन सा टेंस हुआ, कंटीन्यूअस, और वाज वर है तो पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है ना, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो इसको पैसिव में तोड़ देते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये जो रीडिंग है ये आईएनजी क्या बन जाता है, बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही होती है लेकिन पढ़ा रेड जाता है, तो बीइंग रेड हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यहाँ क्या आया, नॉवेल्स, क्या आ गया, नॉवेल्स। ठीक है ना, उसके बाद नॉवेल्स के बाद भी वर ही लगेगा, नॉवेल्स वर बीइंग रेड बाय द बॉयज। मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको कुछ दिक्कत हो रही होगी, अगर आपको पैसिव नहीं भी आती थी तो बिल्कुल आसानी से अच्छी तरह आने लगा होगा। कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो मुझे लगता है कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये आपको 2015 के क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं। वी सब्जेक्ट है, ऑट टू ये मॉडल ऑक्सिलरी है आपको पता है, शो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू आवर एल्डर्स ये भी क्या है, जो है ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन बात ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया इसलिए टू लग गया। ठीक है ना, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे ताकि आराम से बना लें। ठीक है ना, तो अब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ वी को ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, कई बार ऐसे होता है कोई जरूरत नहीं, जैसे कोई कहे कि किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली, एक्टिव है, लेकिन फिर आपका पैसिव क्या हो जाएगा, मेरी चप्पल किसी के द्वारा चोरी हो गई, यहाँ किसी के द्वारा ऑड लग रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी बार ऐसे होता है, जैसे वी हो गया, दे हो गया, समवन हो गया, वन हो गया, इन सबको पैसिव बनाते टाइम बाई प्लस ऑब्जेक्ट करके लिखते ही नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए पैसिव बनाते हैं, रिस्पेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यहाँ क्या आ गया, रिस्पेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लगाइए, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, ऑट टू, रिस्पेक्ट ऑट टू। अब ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, मोडाल ऑक्सिलरी को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन पैसिव में लगती है वो आपकी थर्ड फॉर्म, और मोडाल ऑक्सिलरी जब वेज खाता है यानी V1 को वेज कहते हैं, जो वेज खाता है उसके सामने V3 यानी नॉन वेज रखेंगे तो उसको क्या आती है, घिन, और जब किसी को आती है घिन तो बीच में कौन आता है, पांडु, पांडु किसको बोलते हैं, बी को। तो रिस्पेक्ट ऑट टू बी, शो की थर्ड फॉर्म बोलिए, शोन, रिस्पेक्ट ऑट टू बी शोन टू आवर एल्डर्स, टू आवर एल्डर्स, बस बाई प्लस ऑब्जेक्ट मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, और अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शी सब्जेक्ट है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। टेंस पहचानिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्प लगती है, डू या डज, डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता, डू डज की जगह पे इज, एम, आर। तो चलिए मी को सब्जेक्ट बनाइए, मी का सब्जेक्ट आई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज नहीं लगेगा, इज, एम, आर लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। टीच की थर्ड फॉर्म बोलिए, टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और सी का ऑब्जेक्ट हर, लेकिन प्रीपोजिशन लगा के बाय हर। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये 2014 के क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और अरूपी भी ऑब्जेक्ट। दो दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या हेल्प यू लगती है, डिड, डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह वाज या वर। तो ठीक है, चलिए मी को सब्जेक्ट बनाइए, मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ वाज लगाएंगे एक बार, वाज, गेव की सेकंड, गेव तो सेकंड है, थर्ड फॉर्म गिवन, तो आई वाज गिवन, दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दीजिए अ रूपी, आई वाज गिवन अ रूपी, बाय लगा के ही को ऑब्जेक्ट कर लीजिए, बाय हिम। तो ये उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द जज सब्जेक्ट है, सस्पेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वैसे ये थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, जिन वर्ब के लास्ट में ईडी लगा होता है वो सेकंड और थर्ड दोनों होते हैं, लेकिन अगर आगे हेल्पिंग वर्ब होगी तो ये थर्ड होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो ये सेकंड होगी। ठीक है ना, और दैट क्या है, कंजंक्शन है, दैट क्या है, कंजंक्शन है। अब आगे हमको जाना ही नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। जज ने शक किया कि किसी ने ब्राइब्ड मींस घूस दे दिया था द विटनेस मींस गवाह को,
जज ने शक किया कि किसी ने गवाह को घूस दे दिया था, लेकिन बात ये कि हमको कंजंक्शन के आगे जाना ही नहीं है, इतना ही देखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, लेकिन ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या हो, कंजंक्शन हो या फिर इंफिनिटिव। अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या हो, कंजंक्शन हो या फिर इंफिनिटिव। तो ऐसी कंडीशन में हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इस वर्ब के बाद, क्या, इट। अब इसको इट मान लिया यहाँ पे, अब इट को मान लिया ऑब्जेक्ट, तो अब आराम से आंसर लिख लेंगे, सब्जेक्ट साथ होगी सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट में क्या हेल्पिंग लगती है, डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह क्या होता है, वाज या वर। तो चलिए इट को सब्जेक्ट बनाइए, तो क्या हो गया, इट वाज, इसकी थर्ड फॉर्म सस्पेक्टेड, इट वाज सस्पेक्टेड किसके द्वारा, बाय द जज, इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज, ठीक है ना। अब बाकी जो लिखा हुआ है दैट लगा के सबको लिख दीजिए, दैट समवन, ठीक है ना, दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, हैड ब्राइब्ड मींस घूस दे दिया था, द विटनेस किसको, विटनेस को, गवाह को, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था 14, और 14 के बाद ये है आपका 13, 2013, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग ऑफ किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माय फूड ऑब्जेक्ट, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अगर एक्टिव में है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपकी थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, भैंस। अगर एक्टिव में है भैंस तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजाना है, बीन, बस हो गया आंसर। तो यहाँ क्या आएगा, माय फूड। तो याद रखिए माय फूड जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा, तो हैव नहीं लेगा बल्कि हैज, माय फूड हैज, ये भैंस है, भैंस के आगे बीन बजाइए, माय फूड हैज बीन टेकन, माय फूड हैज बीन टेकन बाय लगा के आई का ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो ये 2013 में एक ही क्वेश्चन आया था, हो गया। और ये है 2012 में, ये लास्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है इसका ही, में हेल्पिंग वर्ब है, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज सर्वेंट ऑब्जेक्ट, ये दूसरी क्लास है, इफ लगा के कर दिया है, इफ ही डज नॉट कम। तो कह रहा है ही में सेंड हिज सर्वेंट, वो अपना नौकर भेज सकता है, इफ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आता। तो चलिए बहुत ही आसानी से इस क्लास में हम आराम से पैसिव बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास में वैसे भी वो आपके पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, जो करना है यही कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये मोडाल ऑक्सिलरी है, मोडाल ऑक्सिलरी के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, आई भी है, और जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो मोडाल ऑक्सिलरी को घीन लग जाएगी, और जब किसी को घीन आती है तो बीच में कौन आता है, पांडु, पांडु किसको कहते हैं, बी को। हो गया आंसर, हिज सर्वेंट को यहां लाइए, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। अब हेल्पिंग ऑफ लगा दीजिए, मे, अब बीच में कौन आएगा, बी, और इसकी थर्ड फॉर्म सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, हिज सर्वेंट में बी सेंट बाय, ही का ऑब्जेक्ट लिख दीजिए हिम, और उसके बाद जो बच रहा है लिख डालिए, इफ ही डज नॉट कम, ही इफ ही डज नॉट कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन आई, ये कैपिटल में ही होना चाहिए, ठीक है ना, आई अकेले हमेशा कैपिटल में ही होता है, ठीक है। कैन आई सी दिस बुक, कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना, और आई सब्जेक्ट है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, पैसिव में लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मोडाल ऑक्सिलरी के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाना ही पड़ेगा, आपको पता ही है ना, क्योंकि मोडाल ऑक्सिलरी थर्ड फॉर्म नहीं खाता, यानी नॉनवेज नहीं खाता, जब उसके सामने नॉनवेज आती है तो उसको घिन लगती है, तो बीच में पांडु आते हैं, पांडु किसको बोलते हैं, बी को। तो चलिए आंसर लगाते हैं, आंसर बनाते हैं इसका, कैन लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब, यहां कौन आएगा, दिस बुक, कैन दिस बुक, अब बी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, बी, सी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सीन, कैन दिस बुक बी सीन, आई का ऑब्जेक्ट बाई लगा के लिख दीजिए, बाय मी, और इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आशा है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पोएसिव का शुरू से जितने वीडियोस मैंने बनाए, ठीक है ना, सब कुछ एकदम अच्छे से देखिए, मैंने क्लास 10th का भी पूरा पीवाईक्यू बनाया, क्लास 12th का भी बनाया, ठीक है ना, और इस क्लास को हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी हो, 4th 5th से में हो, 6th 7th 8th में हो,
9-10th का हो, 11-12th का, कोई भी बच्चा या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग अपना बेस बनाने के लिए पूरा सब कुछ देख सकते हैं, ताकि वो कुछ अच्छा कर सकें आगे चल के, ठीक है? तो आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर और भी आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमें दे सकते हैं और हम उनको अच्छे से सॉल्व करके दे देंगे आपको। कम से कम 8-10 क्वेश्चन भी अगर कुछ लोग दे देंगे ना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनका आंसर आपको लेके आऊँगा, वीडियो समझाऊँगा, ठीक है? और आप हमारा सपोर्ट करें, बस सपोर्ट यही करना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है ना? आप यही भूल जाते हैं, कमेंट और लाइक ही भूल जाते हैं, ठीक है ना? लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।